का स्वागत है 5 फिंगर क्लासेस की 25 सीरीज में, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा है विशिष्ट शिक्षा योजना और चौथा है एकरूप निर्देश। तो यहाँ पर ध्यान दें, समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा तथ्य है, तो वह है तीसरा विकल्प, जो है विशिष्ट शिक्षा योजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं कि क्षतिग्रस्त बालकों की, सृजनात्मक बालकों की, अधिगम अशक्तता वाले बालकों की और अहम केंद्रित बालकों की। तो यहाँ पर शब्दों पर आप ध्यान दें कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता। तो ये योग्यता है विकल्प दूसरा, सृजनात्मक बालकों की। यानी कि सृजनात्मक बालकों के अंदर ये विशेषता होती है कि वह मूल और अपसारी समाधानों को एक साथ करने की योग्यता प्राप्त करते हैं, या उनके अंदर ये योग्यता होती है। तीसरे प्रश्न को देखें। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बालकों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। तो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने वाली कौन सा प्रक्रिया है, यहाँ पे देखें, या रणनीति है कि सूचनाओं का संचरण, दूसरा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग, तीसरा है एकरूप एवं मानकीकृत परीक्षण और चौथा है अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो यहाँ पर आपके सामने जो विकल्प है चौथा, अन्वेषण एवं परिचर्चा, यह बालकों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने वाली रणनीति के अंतर्गत शामिल होती है। अगला प्रश्न देखें। जीन पियाजे के अनुसार, और आप सभी को पता है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो उनके अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा या प्रतिमान या मानसिक मैप या मानसिक उपकरण, इन चारों विकल्पों में से क्या कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे अधिक बल जो जीन पियाजे ने दिया वह स्कीमा पर दिया। तो स्कीमा ही वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभवों से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके शामिल होते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक संरचनाओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में किस प्रक्रिया के माध्यम से इनको बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है आपके सामने कि उद्दीपन अनुक्रिया बंध के द्वारा, अनुकूलन एवं संगठन के द्वारा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा और पुरस्कार एवं दंड द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दें आप कि लेव वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक जो बल दिया वो सामाजिक प्रक्रियाओं पर दिया। तो इसका सही विकल्प आपके सामने तीसरा है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से संज्ञानात्मक संरचनाओं की प्रक्रिया में बदला जा सकता है। अगला विकल्प, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ये भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो शब्दों से आप समझ गए होंगे कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये तीसरी अवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि जिसको हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो पहचान या जो इसकी विशेषता है वो चारों विकल्पों में से देखिए कि कौन सी हो सकती है। गैस कीजिएगा कि सुरक्षित रखने की योग्यता, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या सजीवात्मक चिंतन, या मानसिक संरचना का निर्माण। तो इस पहली मुख्य विशेषता जो है इसकी वो है सुरक्षित रखने की योग्यता, जो इसका पहला विकल्प है। आगे बढ़ते हैं।
सातवें क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जो संरचनावादी या संज्ञानात्मकवादी हैं वो अधिगम को किस रूप में देखते हैं। यहाँ पर शब्द सही टाइप नहीं हुआ, ये संज्ञानात्मक अधिगम के रूप में है, क्योंकि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों संज्ञानात्मक विकासवादी हैं। तो यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं कि प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय वृत्तीय प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया और कौशलों का अर्जन। तो यहाँ पर सही है तीसरा विकल्प आपके सामने कि संक्रिया वियोजनात्मक से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की प्रतिभा का संबंध हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किससे है। तो चार विकल्प यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप गैस कीजिएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में, जिसका नाम अभी आपके सामने आगे आएगा, कि उन्होंने कौन सी प्रतिभा या बुद्धि के कौन से प्रकार के बारे में यहाँ पे बात की है। तो पहला विकल्प है तार्किक गणितीय प्रतिभा से, अंतर्वैयक्तिक प्रतिभा से, अंतःवैयक्तिक प्रतिभा से या इंद्रियगत प्रतिभा से। तो यहाँ पर जो आप देखें कि आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरों की मनोदशा, यानी कि दूसरे व्यक्तियों की मनोदशा, दूसरे व्यक्तियों का स्वभाव, उसके अंदर जो प्रेरक या अभिप्रेरणा होती है उसका उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की प्रतिभा का जो संबंध है, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो संबंध है वो संबंध है अंतःवैयक्तिक प्रतिभा से। तो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नवा प्रश्न आपके सामने है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत का नाम है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, तो गैस कीजिए कि उनके सिद्धांत का नाम क्या है। कि समूह कारक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक थर्स्टन के द्वारा दी गई। दूसरा विकल्प है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तीसरा है त्रितंत्रीय सिद्धांत, ट्रिआर्किक थ्योरीज। और चौथा है पास सिद्धांत, इसको पास थ्योरी इंग्लिश में कहा जाता है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं। तो सही विकल्प जो इसका है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि डेविड गोलमैन की पुस्तक का नाम है। तो डेविड गोलमैन, जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के ऊपर अपना एक सिद्धांत दिया, अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने अपने इन विचारों को प्रस्तुत किया जो इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित थे। तो यहाँ पर गैस कीजिएगा कौन सा इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो पहला है मल्टीपल इंटेलिजेंस, दूसरा है माइंड्स फॉर द फ्यूचर, तीसरा व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, और चौथा है फ्रेम ऑफ माइंड। तो डेविड गोल्डमैन ने जिस किताब की रचना की उस किताब का नाम था व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इसके अलावा तीन विकल्प आपके सामने और लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है मल्टीपल इंटेलिजेंस, दूसरा है माइंड्स फॉर द फ्यूचर और तीसरा है फ्रेम ऑफ माइंड। ये तीनों पुस्तकें जो हैं वो गार्डनर के द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारे तथ्य आपके सामने आ जाते हैं कि आपको यहाँ पर डेविड गोलमैन के साथ साथ गार्डनर ने जो किताब लिखी उस किताब के बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो गार्डनर के द्वारा जो किताब लिखी गई मल्टीपल इंटेलिजेंस है, माइंड्स फॉर द फ्यूचर है और फ्रेम्स ऑफ माइंड है। और डेविड गोल्डमैन ने जिस किताब को लिखा उसका नाम है व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, जिसमें उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर 10 प्रश्न कम समय में आपके सामने आते हैं और 5 फिंगर क्लासेस की यही विशेषता है कि कम समय में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यात्मक जानकारियाँ प्रस्तुत की जाएं, जिससे आपकी सुपर टेट, यूपी टेट और TGT, PGT इन सब की आपकी अच्छे ढंग से तैयारी हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपसे आज विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।